Today we are starting with a chapter called working capital. हम इस चैप्टर को और भी दूसरे नाम से जानते हैं जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा. So this class is going to be relevant for BCom students, MCom students, BBA students, MBA students and also for the aspirants who are preparing for NET and JRF examination. So let's start this chapter. So सबसे पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देखते हैं. So working capital is the amount required to carry out day to day operations. इसका मतलब है कि बिजनेस के जो डे टू डे रोजाना के ऑपरेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसको मीट आउट करने के लिए जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम करंट एसेट किसे बोलेंगे और करंट लाइबिलिटी किसे बोलेंगे. ये भी नीचे एक्सप्लेन्ड है कि करंट एसेट आर दोज विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन. अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन इन्होंने लिख दिया है. अब शॉर्ट ड्यूरेशन की भी तो कुछ होना चाहिए ना कि मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कितना ड्यूरेशन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्या. तो शॉर्ट ड्यूरेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. दैट इज जनरली लेस देन 1 ईयर. यानी कि करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. 1 साल के अंदर जो भी एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम लोग करंट एसेट बोलते हैं. जनरली करंट एसेट के एग्जांपल होते हैं इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन्स एंड एडवांसेस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट. तो जब भी इन्वेंट्री होता है तो इन्वेंट्री जो भी हम होल्ड करते हैं बैलेंस शीट में हम यही सोचते हैं कि ये हमारा विद इन अ ईयर हम इसे बेच करके कैश में कन्वर्ट कर लेंगे. सेम इज़ द केस फॉर डेटर कि जो भी डेटर का अमाउंट है हम उसे विद इन अ ईयर हम उससे उसकी रिकवरी कर लेंगे अमाउंट की. कैश एंड बैंक बैलेंस वैसे ही एक लिक्विड एसेट की तरह है, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है. और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हमने कर रखे हैं यानी कि इस साल के एंड में हमने ऑलरेडी अगले साल के एक्सपेंसेस को बियर कर मतलब को पे कर दिया ऑलरेडी. प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि अगले साल वो खर्चा होगा बट उसको पे हमने आज ही इसी साल कर दिया, तो वो अगर वो हमारी बैलेंस शीट में एज ए प्रीपेड एक्सपेंस की तरह शोन होता है, उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस की तरह शो करते हैं. तो ये जो एक्सपेंस है वो ड्यू तो अगले मतलब एक्रू तो अगले साल होगा. दिस एक्सपेंस इज टू बी डन इन द नेक्स्ट ईयर ओनली but we have done it in advance. Same is the case for loans and advances also for marketable security. Marketable security तो वो सिक्योरिटी होती है जो कि हम शेयर मार्केट में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं. तो इसलिए ये भी हम करंट एसेट में इसे भी हम करंट एसेट में क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी. सो करंट लाइबिलिटीज आर दोज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट और सेटलमेंट विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन. फिर से शॉर्ट ड्यूरेशन की डेफिनेशन होगी विद इन 1 ईयर. तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो ड्यू है फॉर से पेमेंट और सेटलमेंट. जो पेमेंट और सेटलमेंट के लिए ड्यू है मतलब उन्हें वो ड्यू है कि मतलब हम उसे 1 साल के अंदर हमें उस लाइबिलिटी को ख़त्म करना है, उसे पे करना है. ड्यू है. अब हम करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है. ज़रूरी नहीं कि क्रेडिटर अगर आपका क्रेडिटर को अगर हम करंट लाइबिलिटी मान रहे तो उसको 1 साल के अंदर देना ही पड़ेगा. ऐसा कैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं है. ड्यू है उसको जनरली हम पेमेंट कर देते हैं 1 साल के अंदर. करना या ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग बट ड्यू है फॉर पेमेंट और सेटलमेंट विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन तो हम उसे करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं. इट इंक्लूड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स प्रोविज़न. क्योंकि टैक्स प्रोविज़न भी जनरली वही होता है कि हम इस साल टैक्स प्रोविज़न बना रहे हैं उसका, जबकि आपको पता होगा कि टैक्स में चलता है प्रीवियस और असेसमेंट ईयर. जो हमारी इनकम होती है वो प्रीवियस ईयर की होती है जिसके ऊपर हम टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में जब हम उसका असेसमेंट करते हैं. तो इसीलिए ईयर एंड पे हम टैक्स प्रोविज़न बनाते हैं उस साल के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर के लिए हम उस साल के एंड में प्रोविज़न बनाते हैं जिसका पेमेंट हम असेसमेंट ईयर में करते हैं. तो ऑब्वियसली जो टैक्स का प्रोविज़न हुआ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लेट सपोज ये हमारी बैलेंस शीट है.
जिसको हमने 31 मार्च को बनाया है, 24 की ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे हमारे पास है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। तो जो ये 31 मार्च 24 है, इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये हमारा होगा, और या फिर हम इसको बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर का ही तो होगा ना, जिसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो जो टैक्स के लिए हमने प्रोविज़न बनाया है, इट इज़ ड्यू फॉर पेमेंट इन असेसमेंट ईयर। तो फिर वही बात हो गई ना कि हमने जो भी फाइनेंशियल ईयर में प्रोविज़न बनाया है उसका पेमेंट हम करेंगे असेसमेंट ईयर में, यानी कि विद इन 1 ईयर। एटलीस्ट ड्यू तो है ये विद इन 1 ईयर, या बाकी हम पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है टैक्स प्रोविज़न का। सेम इज़ द केस फॉर प्रपोज्ड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। शॉर्ट टर्म लोन, जब लोन का पीरियड ही शॉर्ट टर्म है तो ऑब्वियसली वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरली जो बैंक भी ओवरड्राफ्ट देती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। सेम इज़ द केस फॉर कैश क्रेडिट। फॉर यूजीसी नेट पीपल आई वुड एडवाइज़ यू गाइस कि आपको जो एग्ज़ाम्पल्स हैं आपको ये याद होने चाहिए, बिकॉज आपके में MCQ एग्जामिनेशन आता है तो हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है जम जाए कि कौन कौन सी लाइबिलिटी है जिनको हम करंट लाइबिलिटी कंसिडर करेंगे। बिकॉज क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म लोन, ये तो ऑब्वियसली मतलब सुनने से समझ में आता है कि ऑब्वियसली करंट लाइबिलिटी है, बट ये सारे कभी कभी ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि आपके ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हो सेपरेटली। So in broad sense, working capital is used to denote total current asset. In broad sense जो हमारा जो करंट एसेट का जो अमाउंट होता है उसको ही हम लोग वर्किंग कैपिटल मानते हैं। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल भी के भी 2 टाइप होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम लोग कंसिडर करते हैं ओनली करंट एसेट को, और नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी के अमाउंट को लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये जो अमाउंट आया था ना यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये था आपका दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछोगे तो वो सिर्फ करंट एसेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि इन ब्रॉड सेंस वर्किंग कैपिटल इज यूज टू डिनोट टोटल करंट एसेट, यानी कि टोटल एसेट करंट एसेट के अमाउंट को ही हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं इन ब्रॉडर सेंस। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दे रखी है जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट या फिर फाइनेंस के जानकारों ने दी हुई है, आप इसे भी देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास। इन द नैरोअर सेंस वर्किंग कैपिटल इज रिगार्डेड एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, यानी कि वही चीज़ फिर से वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी से कितना करंट एसेट, मतलब अल्टीमेट फॉर्मूला इज यही कि करंट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इसको ही अब लिखने का तरीका है कि करंट एसेट कितना ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से, तो ऑब्वियसली इसको भी कैलकुलेट करने के लिए तो हम यही करेंगे ना कि वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितना ज़्यादा है। तो आप समझ गए ना, ब्रॉडर सेंस में करंट एसेट का अमाउंट इज वर्किंग कैपिटल, नैरोअर सेंस में हम ये कह सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। और वही बात हो गई, वही आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट का अमाउंट, नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन भी 2 फॉर्म में होता है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट इट मे बी आइदर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था। देखिए वही वाला पॉइंट आ भी गया है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इन ब्रॉडर सेंस refers to gross working capital, वही बात हो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ओनली करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज,
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ओनली करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बोला, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इन ब्रॉड सेंस वुड बी करंट एसेट का अमाउंट। तो वही हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ओनली करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइज। नेट वर्किंग कैपिटल, वही जो ऊपर बोला था, इन नैरोअर सेंस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग यही वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी था, इन नैरोअर सेंस वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला मैंने डाला था यहीं पे, यहाँ भी वही लिखा है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ओनली करंट एसेट ऑफ द एंटरप्राइजेस। सो अभी यहाँ पे फिर वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट की पीरियोडिसिटी की बात हो रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल को। इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और मिनिमम करंट एसेट सच एज इन्वेंट्री, बुक डेट, कैश बैलेंस should always be there in the they should be there to facilitate uninterrupted operation of the firm. Tandon committee referred this type of working capital as hardcore working capital. आप इसको भी मार्क कर सकते हो बिकॉज ये आपका MCQ में आ सकता है कि टंडन कमेटी ने किस वर्किंग कैपिटल को हार्डकोर वर्किंग कैपिटल का नाम दिया है। सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज़ समथिंग जो कि आपको ऑब्वियसली हमेशा ही आपके लिए ज़रूरी होगा अगर आपको कंपनी के ऑपरेशंस को अनइंटरप्टेडली चलाना है, बिना किसी भी इंटरप्शन के अगर आपको अपने बिजनेस को चलाते रहना है तो उसके लिए कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी आपको रोज़ाना तौर पे। सो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट required in a business so that it should always be there, no facility to uninterrupted operation of the firm। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को समझते हैं, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल डिमांड। यहाँ पे कहता है कि आपका ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो हमेशा ही आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। अगर आपको अपने काम को बिना किसी इंटरप्शन के चलाना है तो आपको इस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमेशा रहेगी ही रहेगी। बट जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है इसकी रिक्वायरमेंट होती है सीजनल डिमांड की वजह से या फिर किसी स्पेशल एक्सीजेंसी की वजह से, या फिर कोई स्पेशल ज़रूरत है किसी चीज़ की, या फिर कोई आपको मार्केटिंग कैंपेन वगैरह लॉन्च करना है तो उस वक्त आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, वो आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आ जाएगा। सो कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज इज कॉल्ड सीजनल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल इज विच इज़ required to meet special exigencies such as launching of extensive marketing campaign for conducting research। So again फिर से हम देखते हैं based on the periodicity of the requirement। तो इसमें दो कैटेगरी के होते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमेशा, अगर हमको बिना किसी इंटरप्शन के साथ अपने बिजनेस को हमेशा चलाना है तो इस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें हमेशा होगी, हमेशा रहेगी। और दूसरे आती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सीजनल डिमांड की वजह से होंगे या फिर किसी स्पेशल एक्सीजेंसी की वजह से होगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल बेसिस पे जिनका सेल्स होता है, तो सीजनल डिमांड की वजह से भी हमें हो सकता है कि किसी सीज़न के टाइम पे हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो। उसी तरीके से कुछ स्पेशल एक्सीजेंसी की वजह से हो सकता है हमारे पास हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो। जैसे कि इसका एग्जांपल तभी था कि हमें एक एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना है तो जिसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल एक्सीजेंसी वर्किंग कैपिटल। यहाँ देखिए, ये देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है
इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये होगा ये जो लाइन है, सीधी लाइन है, ये परमानेंट और रेगुलर वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है। और ये जो वेव बन रही है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये देखिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इस ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है। और परमानेंट वर्किंग कैपिटल एकदम सीधी लाइन की तरह है, इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है सेम 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 सेम, या फिर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म, नॉट सेम एग्जैक्टली भी नहीं हो सकता, बट या यूनिफॉर्म रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो कि हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। The above picture depict the permanent and working capital stable over the period। वही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको समझाया, सेम वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट फैक्टर वुड बी नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। इफेक्ट ऑफ द रेल रोड और public utility which are last years, so they have the lower requirement of current asset। हाँ ये देखिए, नेचर ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। यानी कि जो वो बिज़नेस होता है जिसमें कि जो कि कैपिटल इंटेंसिव होता है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होती है। जिसमें हम लोगों ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है, जहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, उसमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि रेल रोड और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है। रेल रोड वगैरह में बहुत ज़्यादा हम लोगों का कैपिटल एसेट्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा होता है, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। और कहीं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, अगर हमारा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। फिर से समझते हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव होता है या फिर जहाँ पे हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करा होता है, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत यानी कि करंट एसेट की ज़रूरत कम होती है। और जहाँ जो कि इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होते हैं, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये देखिए, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर लार्ज बिजनेस आर मोर देन द स्मॉलर बिजनेस। ऑब्वियसली जो लार्ज बिजनेस है उसमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो स्मॉलर बिजनेस की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और ये देखिए, प्रोडक्शन पॉलिसी एक और फैक्टर जो वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। इफ़ द प्रोडक्शन इज इवनली स्प्रेडेड ओवर द ईयर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर because inventory will be unnecessarily accumulated during off season period। अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो इवनली स्प्रेडेड है, यानी कि मतलब यूनिफॉर्म है, जो हमारे प्रोडक्शन का जो स्केल है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। बिकॉज जो इन्वेंट्री है इट विल बी अननेसेसरीली एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न। हमारा प्रोडक्शन यूनिफॉर्म है, हमारे प्रोडक्शन का स्केल है वो यूनिफॉर्म रहता है पूरे साल। तो उस केस में अभी ऑब्वियसली किसी का सीज़न आएगा, ऑफ सीज़न आएगा, तो ऑफ सीज़न के जब सीज़न आएगा तब तो हमारा जो इन्वेंट्री है वो बिकता रहेगा। बट जब ऑफ सीज़न आएगा तो उस टाइम पे जो हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो अननेसेसरीली एक्यूमुलेट होकर रह जाएगी। तो इसलिए हमारे पास, अगर हमारा प्रोडक्शन इवनली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली अगर हो रहा है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। But if working capital schedule favors a varying production plan as per the seasonal requirement, working capital requirement would be high only in seasons। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जो अगर प्रोडक्शन जो शेड्यूल है फेवर्स आ वेरिंग प्रोडक्शन प्लान, यानी कि प्रोडक्शन प्लान है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सीजनल रिक्वायरमेंट। जैसा सीज़न की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्शन प्लान है वो वेरी करता है। तो उस केस में जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ सीज़न में होगी।
अब आप समझिए, फिर से मैं समझाता हूँ इसको। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट हाँ, मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। सो प्रोडक्शन पॉलिसी में दो तरीके का हो सकता है। एक मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ। यस। सो प्रोडक्शन पॉलिसी में दो हो सकता है। अगर आपकी जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म है तो आपको जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑफ सीज़न में जो आपकी इन्वेंट्री है वो अननेसेसरीली एक्यूमुलेट होकर के रहेंगे, इसलिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। बट अगर हम अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को चेंज करते हैं सीज़न के हिसाब से, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी इन सीज़न ओनली। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत सिर्फ सीज़न में होगी। ऑफ सीज़न के वक्त हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आइए इसको और आगे अगले फैक्टर को देखते हैं। लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो लेंथ है वो भी एक फैक्टर होता है। सो टाइम विच elapses between commencement and end of the manufacturing process has an important bearing upon the requirement of the working capital. If it takes long to manufacture the finished goods, naturally the large amount of money will have to be kept invested in the form of working capital. Obviously अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो लंबा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। I hope it is clear from here itself. Yeah, time which elapsed between the commencement and end of the manufacturing. Okay. It is pretty obvious from there only. I don't think it require any explanation. So अगला है rapidity of the turnover. Turnover represents speed with which manufacturing capital is recovered by the sale of the goods. In certain business, sales are made quickly, so the stocks are soon exhausted and new purchases have been made. In this manner, a small sum of money invested in the stock will result in sale of a much large amount. It will reduce the requirement of more working capital. So rapidity of the turnover, जो हमारा टर्नओवर है, जो हमारा सेल है वो कितना रैपिड हो रहा है, यानी कि जो हमारा सेल है वो कितनी जल्दी हो रहा है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। फिर से देखिए, टर्नओवर रिप्रेजेंट्स स्पीड with which working capital is recovered by the sale of the goods. हम अपने जो हमारा जो गुड है उसको हम बेच करके कितना जल्दी हम अपने वर्किंग कैपिटल को रिकवर कर पा रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेट करने के लिए। जैसे कि वो बिज़नेस जिसमें सेल क्विकली हो जाते हैं और जो हमारा स्टॉक है वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, एंड न्यू परचेजेस हैव बीन मेड। In this manner, a small sum of amount invested in stock will result in sale of much large amount, and it will reduce the requirement of more working capital. Obviously जो हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करा है हमने इन्वेंट्री के फॉर्म में वो जल्दी से बिक जाता है और हमें हमारा वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाता है, तो हमें एडिशनली वर्किंग कैपिटल अपने पास इकट्ठा करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज जो हमारा इन्वेंट्री वो जल्दी बिक जाता है और हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट करा है वर्किंग कैपिटल में वो हमें जल्दी वापस मिल जाता है। तो इस केस में ऑब्वियसली हमें एडिशनली वर्किंग कैपिटल को रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो अगला फैक्टर है क्रेडिट पॉलिसी का। इफ़ कंपनी अलाउज लिबरल क्रेडिट पॉलिसी टू द कस्टमर, high amount would be invested in debtor. On the other hand, if no credit is allowed or debt collection system is efficient, lesser working capital would be required. Obviously अगर हमारा जो पैसा है वो डेटर्स में फंसा हुआ है और हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, लीनियंट है, तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर हमारा जो क्रेडिट कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा,
तो वर्किंग कैपिटल की एडिशनली रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा डेट कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंट है। तो हमें जो हमारा डेट है, जो डेटर के फॉर्म में हमारी कंपनी का डेट है, वो जल्दी रिकवर हो जाता है, एफिशिएंटली रिकवर हो जाता है। तो उस केस में ऑब्वियसली हमें वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमें डेटर्स के थ्रू हमें अपना वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश जो है वो रिकवर हो जाता है, जो भी हमारा पैसा डेट में लगा हुआ है डेटर के फॉर्म में। तो ये अगला आपका फैक्टर होगा टर्म ऑफ परचेज। If continuous credit is allowed by the supplier, payment can be postponed for some time and can be made out for sale can be made out of the sale proceed of the goods purchased goods produced. In such case, the requirement of working capital will be reduced. If the company does not enjoy liberal credit facility, large amount of working capital would be required. Obviously, जो ऊपर हमने डेटर के रिस्पेक्ट में बात की थी, अभी वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में, कि अगर हमारा जो क्रेडिटर है उसकी जो क्रेडिट की जो कंडीशंस है, जो उसकी जो क्रेडिट पॉलिसी है, अगर वो लिबरल है और बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है, अगर हमारे क्रेडिटर की पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा लिबरल और लीनियंट है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वो क्रेडिटर जिसके जो रिकवरी के जो प्रोसेस है वो काफ़ी अगर एफिशिएंट है और हमारा जो क्रेडिटर है उसकी पॉलिसी उतनी ज़्यादा लिबरल नहीं है, तो उसके केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाइस वर्सा है, जैसे कि हम डेटर के केस में बोले कि हमारी अगर क्रेडिट पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा लिबरल है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अगर हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी लिबरल नहीं है और हमारा जो डेट रिकवरी का मैकेनिज़्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। और अभी वाइस वर्सा, क्रेडिटर है और उसके उसकी अगर क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंट है और उसका जो क्रेडिट रिकवरी का जो मैकेनिज़्म वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उसका जो क्रेडिट पॉलिसी लीनियंट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है काफ़ी क्रेडिट पॉलिसी और उसकी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगला फैक्टर है डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंसर्न। जो हमारा कंपनी है अगर उसकी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है तो फिर जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो मीट हो जाएगी रिटेन्ड अर्निंग से। जो भी कंपनी अर्न कर रही है, रुकिए मैं आपको इसको भी अच्छे से समझाता हूँ। लेट सपोज कंपनी जो भी अर्न कर रही है, अर्निंग पर शेयर आपने सुना होगा कि एक शेयर के ऊपर कंपनी ने क्या अर्न किया है। इसी अर्निंग के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग। ये हो गया कंपनी की अर्निंग पर शेयर, कंपनी ने कितना अर्न किया है और इस अर्निंग पर शेयर में से कंपनी विल डिसाइड कि उसे कितना डिविडेंड बांटना है, कितना उसे रिटेन करना है अपने पास, कितना पैसा खुद के पास रिटेन करना है फ्यूचर की नीड्स के लिए बेसिस पे। तो आप समझिए कंपनी की अर्निंग पर शेयर है जिसके दो फॉर्म होते हैं, या तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी उसमें से एक पोर्शन और उसके एक पोर्शन को वो रिटेन करती है। अब सोचिए अगर किसी भी कंपनी की जो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है, अगर उसकी डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव है तो उसके वर्किंग कैपिटल की जो ज़रूरत है वो हम रिटेन अर्निंग के थ्रू कंप्लीट वो मीट कर सकते ना। आप सोचो कि अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव यानी कि वो कम से कम डिविडेंड बांटता है, तो ऑब्वियसली अगर टोटल अमाउंट ईपीएस का है और उसमें से डिविडेंड का अमाउंट कम है तो ज़्यादा पोर्शन तो रिटेन अर्निंग का ही होगा ना। अगर मान लो 10 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, 2 रुपये ही वेट बांटती है डिविडेंड, तो 8 रुपये तो वो रिटेन कर रही है। तो ऑफकोर्स हमारे पास ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हम अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू।
वही चीज़ यहाँ पे लिखी कि कंजर्वेटिव, जिसकी कंजर्वेटिव है डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि वो डिविडेंड कम से कम देना चाहता है। नीड्स वर्किंग कैपिटल के, ठीक है ठीक है, बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी काम जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।